प्रीवियस मीटिंग में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़ रहे थे। और जो सबसे पहले मेथड हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में पढ़ा था वो ये था कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व जो है वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आज जो नेक्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ना है वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी नेक्स्ट आज हम लोगों ने सीखना है। यहाँ पे आपके साथ मैंने एक स्क्रीन शेयर की हुई है। ये यहाँ पे लिखा है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल यहाँ पे सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन के केस में जो है समझाया हुआ है। अगर आपको सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन के केस में क्रैमर रूल समझ में आ जाएगा तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे उसमें दो लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही हो, चाहे तीन लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही हो, या चार लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही हो, उनके केस में भी आपको जो ऑटोमेटिकली क्रैमर रूल जो है समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन जो है वो दी गई हैं जिनको आप लोगों ने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल्स में से जो है वो सिस्टम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का वे ये है कि सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरह ही जो है अपने सिस्टम लीनियर इक्वेशन को जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स ए मिलेगा जिसको मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। उसके बाद एक अननोन वाला मैट्रिक्स मिलेगा जिसको मैट्रिक्स कैपिटल एक्स का नाम देते हैं। उसके अलावा एक कांस्टेंट्स वाला मैट्रिक्स मिलता है जिसको मैट्रिक्स जो है वो बी का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्रैमर रूल ये है, आपको कुछ फार्मूलाज मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि क्रैमर रूल्स के में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। क्रैमर रूल्स में हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं x1 x2 x3, अगर आप लोगों ने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो उनके फार्मूलाज आप लोगों ने जो है वो ये वाले यूज़ करने हैं। और इन फार्मूलाज को यूज़ करना ही हमें जो है वो कहलाता है कि आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, क्रैमर रूल्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो x1 जो कि पहला अननोन इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है, आप लोगों ने दो डिटर्मिनेंट्स को आपस में डिवाइड करना है। एक डिटर्मिनेंट आपके पास ये वाला है और दूसरा डिटर्मिनेंट आपके पास जो है वो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। और डिवीजन करते हुए यहाँ पे एक बात याद रखना कि मैट्रिसेस में जो है वो डिवीजन डिफाइन नहीं होती। ठीक है। किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्योंकि नंबर होते हैं इसलिए एक नंबर को या एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस को जो है वो एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो है डिवाइड नहीं कर सकते, या किसी एक नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। वन ओवर मैट्रिक्स ए जो है हम इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है। लेकिन वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूलाज है वो लिखे हुए हैं, x1 x2 और x3 तीनों की वैल्यूज़ के फार्मूला लिखे हुए हैं और तीनों की वैल्यूज़ के फार्मूला में डिटर्मिनेंट से इन्वॉल्व हो रहे हैं। x1 की वैल्यू में भी एक डिटर्मिनेंट जो है उसको डिवाइड किया हुआ है मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के साथ। x2 की वैल्यू में भी एक किसी मैट्रिक्स को जो है वो किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया हुआ है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। और x3 की वैल्यू में भी किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया हुआ है मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो जितने भी अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं सभी के फार्मूला में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ही आ रहा है। लेकिन जो न्यूमिनेटर में डिटर्मिनेंट आ रहा है वो थोड़े से चेंज आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला कॉलम ये वाला बन रहा है b1 b2 b3। यहाँ पे दूसरा कॉलम आपके पास वो b1 b2 b3 बन रहा है। यहाँ पे b1 b2 b3 वो जो है वो तीसरा कॉलम बन रहा है। तो जो न्यूमिनेटर में डिटर्मिनेंट आ रहा है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, एंट्रीज में चेंजिंग आ रही है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है वो ए की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है। मीन्स कि ए जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने जो है वो याद करने हैं, याद रखना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब भी आप लोगों ने पहले अननोन की वैल्यू या x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो आपको ये तो पता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आता है। न्यूमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका आप लोगों ने आंसर उसको उसकी एंट्रीज आप लोगों ने कैसे लिखनी है। अगर आप लोग x1 या पहले अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो पहला कॉलम होगा वो आप लोगों ने कांस्टेंट वाला कॉलम जो है उस डिटर्मिनेंट का बना लेना है। ठीक है। कांस्टेंट वाला कॉलम कौन सा, कांस्टेंट आपकी जो मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे थे उनका कॉलम जो आप लोगों ने बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, b1 b2 और b3। तो आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं आप लोगों ने पहला कॉलम जो है उन कांस्टेंट वाला बना लेना है, ये वाला। और जो बाकी कॉलम हो गया आपके पास में से दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, वो वाला कॉलम वाला जो है वो मैट्रिक्स ए से देख लिख लेना है। ठीक है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, मैट्रिक्स ए की एंट्रीज ये वाली लिखी हुई है, ये वाली आप देख सकते हैं। इस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को देखें तो दूसरा कॉलम आपके पास बन रहा है A12 A22 A32 और तीसरा कॉलम आपके पास बन रहा है A13 A23 A33। ये जो दो कॉलम है आप लोगों ने ये वाले दो कॉलम जो है मैट्रिक्स ए को देख लिख लेने हैं। और आप लोगों ने देन क्या करना है, यहाँ पे
वर्टिकल लाइंस लगा के इसको इनक्लोज कर देना, तो यहाँ के पास जो एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उतने ही ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा न्यूमरेटर में जितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा आपके पास। तो हमें सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन के केस में क्योंकि क्रैमर रूल को सीख रहे हैं और हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बन रहा है, इसलिए आपके न्यूमरेटर में जो डिटरमिनेंट बनेगा वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला है x1 की वैल्यू का। इसी तरह सिमेट्री को यूज़ करते हुए अगर आप लोगों ने x2 की वैल्यू फाइंड करनी है या x2 का फार्मूला लिखना है क्रैमर रूल के जरिए, तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि दूसरे अननोन की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट होंगी उनको आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे कॉलम में लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कम लिखा था, यहाँ पे पहले कॉलम में लिखा था जब पहले अननोन की वैल्यू जो है वो या उसका फार्मूला लिख रहे थे। जब दूसरे अननोन का फार्मूला लिख रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, कांस्टेंट वाला जो कॉलम होगा उसको आप लोगों ने दूसरे कॉलम में की जगह लिख देना है, और जो पहला और तीसरा कॉलम बच जाएगा आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट में, उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, उसको आप लोगों ने मैट्रिक्स ए में जो पहला और तीसरा कॉलम आ रहा है उसी पहले और तीसरे कॉलम को जो आप लोगों ने पिक करके यहाँ पे पहले और तीसरे कॉलम की जगह जो है आप लोगों ने रख देना है, और ये आपके पास जो है x2 की वैल्यू में जो डिटरमिनेंट आ रहा है न्यूमरेटर में वो वाला आपके पास डिटरमिनेंट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप लोगों ने x3 का फार्मूला याद करना है तो x3 की वैल्यू क्या होगी कि क्योंकि तीसरे अननोन की वैल्यू हम लिख रहे हैं तो जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स कॉलम होगा आपके पास, जो कांस्टेंट आपके पास इन्वॉल्व हो रहे होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उनको आप लोगों ने क्या कर देना है, तीसरे कॉलम की जगह यहाँ पे लिख देना है, और जो बाकी दो कॉलम आपके पास बच जाएंगे उनको आप लोगों ने जो है वो मैट्रिक्स ए में जो पहले दो कॉलम बच गए लिखे हुए होंगे पहला और दूसरा कॉलम, वहां से देखते हुए आप लोगों ने पहले दो कॉलम जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। तो अगर पहले अननोन की वैल्यू लिखनी है तो कांस्टेंट वाला कॉलम पहले नंबर की जगह आ जाएगा, बाकी दो कॉलम आप लोगों ने जो है वो मैट्रिक्स ए से लिख देने हैं। अगर दूसरे अननोन की वैल्यू लिखनी है तो कांस्टेंट वाला कॉलम जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और बाकी दो कॉलम जो पहला और तीसरा कॉलम है वो आप लोगों ने मैट्रिक्स ए से देख के लिख देने हैं। इसी तरह अगर तीसरे अननोन की वैल्यू लिख रहे हैं तो कांस्टेंट वाला कॉलम आप लोगों ने तीसरे कॉलम की जगह लिख देना है, और बाकी जो पहले दो कॉलम बचेंगे आप लोगों ने वो मैट्रिक्स ए से देख लिख देने हैं, और इस इन डिटरमिनेंट्स को आप लोगों ने क्या कर देना है, मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है, तो आपको बारी बारी जो है x1 x2 x3 जो तीनों इन्वॉल्व हो रहे होंगे आपकी सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन में इनकी वैल्यू जो है मिल जाएंगी। ठीक है, उसी तरह अगर आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हो, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हो, तो उनको भी जो है क्रैमर रूल से जो है सॉल्व कर सकते हैं। उनके फार्मूला जो है बिल्कुल सेम है ऐसे ही होंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के केस में आपके पास जो मैट्रिक्स ए होगा वो 2 + 2 ऑर्डर का बनेगा, और यहाँ पे भी आपके पास जो न्यूमरेटर में मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 + 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा। कैसे बनेगा वो आप लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें आपको उसका आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो सॉल्व की हुई है यूजिंग क्रैमर रूल, और आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है आप देख सकते हैं उसमें दो ही लीनियर इक्वेशन जो है वो गिवन दी गई हैं आपको, जिनको आप लोगों ने क्रैमर रूल के जरिए जो है सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल का फार्मूला में हमें पता है कि x1 की वैल्यू क्रैमर रूल में क्या होती है, x1 की वैल्यू आपके पास होती है, दो डिटर्मिनेंट्स डिवाइड होते हैं, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आता है वो आपके पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होता है, और जो न्यूमरेटर में डिटरमिनेंट होता है आपके पास वो आपके पास उतने ही ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 + 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए बनेगा, क्योंकि आपको दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपके पास 2 + 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही बनेगा यहाँ पे। तो कैसे लिखना है आप लोगों ने वो डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया। अगर पहले अननोन की वैल्यू लिख रहे हैं तो क्या करें, यहाँ पे जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं आप लोगों ने क्या करना है, इनको पहले नंबर पे लिख देना है, पहले कॉलम में लिख देना है 4 और 8। ठीक है, और जो दूसरा कॉलम बच गया यहाँ पे दूसरा कॉलम लोगों ने मैट्रिक्स ए से देख लिख देना है, तो मैट्रिक्स ए में दूसरा कॉलम कौन सा है 1 और -6, तो ये 1 और -6 आप जो है दूसरा कॉलम लिख देंगे, तो ये आपके पास जो है x1 की वैल्यू का फार्मूला बन जाएगा, जो कि आप जहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा हुआ उन्होंने। तो ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आप लोग जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखते हुए ये वाला फार्मूला जो है लिख सकते हैं। आप चाहे तो इनको जो है वो नाम भी दे सकते हैं, जो ऊपर वाला डिटरमिनेंट है इसको हम जो है वो अगर d1 का नाम दे दें तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा x1 = है d1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट आप अलग से फाइंड कर लें, और ये जो D1 है जिसको जो कि हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को नाम दिया है इसका डिटर्मिनेंट अलग से फाइंड आउट करें। दोनों को फाइंड आउट करने के बाद उनकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करें, और पुट करने के बाद डिवीजन करें, इन दी एंड आपको जो है x1 की वैल्यू जो है ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है x1 वैल्यू किया है, इस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से जो है डिवाइड किया हुआ है। मैट्रिक्स ए कौन सा है, जो कि कोएफिशिएंट को लेके बना था हमारे पास यहाँ पे, और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट भी यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो आपके पास आ रहा है -45। तो -45 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और जो ऊपर वाला डिटरमिनेंट है उसका डिटरमिनेंट जो है वो न्यूमरेटर में आएगा। दोनों की डिवीजन करेंगे तो आपको आंसर में मिल जाएगा 32/45। ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, आपके पास x1 की वैल्यू होगी। इसी तरह अगर आप लोगों ने x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला जो आप लिख देंगे यहाँ पे x2 =
D2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए तो आपको पता है, उसका डिटर्मिनेंट भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेंगे एक बार पहले स्टार्ट में ही, क्वेश्चन के स्टार्ट में ही। और D2 आपके पास क्या है, D2 आपको पता है आप लोगों ने कैसे लिखना है, ठीक है। दूसरे अननोन की वैल्यू लिख रहे हैं, D2 आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो दूसरे अननोन की वैल्यू लिख रहे हैं, तो आप लोगों ने जो ये जो कांस्टेंट वाला कॉलम है, इसको क्या करना है आप लोगों ने, इसको दूसरे नंबर पे लिख देना है, दूसरे कॉलम की जगह लिख देना है 4 और 8। और जो पहला कॉलम बचेगा वो आप लोगों ने मैट्रिक्स ए से देख लिख देना है। मैट्रिक्स ए में पहला कॉलम कौन सा है, 7 और 3, और 7 3 को आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है पहले कॉलम की जगह। तो ये है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। इसको आप लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, D2 का नाम दिया हुआ है। और दोनों डिटर्मिनेंट को आप चाहे तो अलग अलग फाइंड आउट करने के बाद जो है वो उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर लें और डिवाइड करें, आपको आंसर x2 की वैल्यू का मिल जाएगा। या फिर आप जो है यहाँ पे फ्रैक्शन में ही दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम पेश आ सकती है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट होगा जिसको मैंने D2 का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट अलग से पहले फाइंड आउट कर लेना। जैसे यहाँ पे ए के डिटर्मिनेंट का आंसर जो है पहले अलग से फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोगों ने अलग से फाइंड आउट कर लेना है। फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उनको आपस में डिवाइड कर देना है आप लोगों ने। डिवाइड करने के बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपको इन दी एंड x2 की वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो ये है क्रैमर रूल से सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का वे। इसी तरह हम जो है क्रैमर रूल से सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसकी भी एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस जो है वो क्रैमर रूल की हो सके। ये है एग्जाम्पल नंबर 10, और कहा गया क्रैमर रूल से जो है सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करें। अब अगेन, चाहे सिस्टम ऑफ लीनियर 2 लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हो, चाहे 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हो, चाहे 4 लीनियर इक्वेशन दी गई हो, आप लोगों के क्रैमर रूल का वे जो है हमेशा सेम ही रहेगा। फार्मूलाज जो मैंने आपको बताया है किस पैटर्न से आप लोगों ने फार्मूला जो है वो बनाने हैं, खुद ही यहाँ फार्मूलाज लिखने हैं, वो भी आपको बता दिया मैंने, कांस्टेंट्स को यूज़ करते हुए, मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को यूज़ करते हुए। तो फार्मूलाज आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने जो है वो फार्मूला में जो सिमेट्री आ रही होगी उसको ज़हन में रखना है कि किस तरह आप लोगों ने x1 की वैल्यू लिखनी है, किस तरह x2 एंड सो ऑन जितने भी अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये आपको सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि मैट्रिक्स ए कौन सा है, मैट्रिक्स कैपिटल एक्स कौन सा है, और मैट्रिक्स बी जो कि कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होता है वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्रैमर रूल यूज़ करना है। क्रैमर रूल का आपको पता है, अगर x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, x1 की वैल्यू का फार्मूला होगा आपके पास x1 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और D1 क्या होगा आपके पास, A1 ए के डिटर्मिनेंट का आंसर तो आपको पता है, मैट्रिक्स ए आपके पास यहाँ बन गया, उसका डिटर्मिनेंट का आंसर भी आप फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ए का डिटर्मिनेंट तो आपको पता है वो कौन सा होगा। D1 क्या होगा, D1 भी आपके पास एक डिटर्मिनेंट होगा न्यूमेटर में, और उतने ही ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है। और D1 की वैल्यू कैसे पुट करनी है, क्योंकि हम पहला अननोन फाइंड कर रहे हैं या D1 फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो कांस्टेंट वाला कॉलम होगा ये वाला 3 1 2, इसको पहले कॉलम की जगह लिख देंगे 3 1 2। अब ए आपके पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्लास ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो न्यूमेरेटर में जो डिटरमिनेंट आ रहा है ये भी 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। मीन्स आपके पास 2 कॉलम और जो है यहाँ पे आएंगे। वो जो बाकी 2 कॉलम होंगे वो आप लोगों ने मैट्रिक्स ए से देख लिख दे देने हैं। तो मैट्रिक्स ए के बाकी 2 कॉलम कौन से हैं, ये वाले 2 -2 और +1, 2 -2 और +1, ये दूसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला तीसरा कॉलम है 1 -2 और -3, 1 -2 और -3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या x1 की वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा, जिसमें एक डिटरमिनेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, और ये जो न्यूमरेटर में डिटरमिनेंट आ रहा है जिसको D1 का नाम दिया था, इसका डिटरमिनेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों डिटरमिनेंट के आप लोगों ने अलग अलग आंसर निकाल लेने हैं। अलग अलग आंसर निकालने के बाद फिर उनकी वैल्यू जो है इस फार्मूले पुट कर देनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी आसान हो। तो ए का डिटरमिनेंट क्योंकि हर अननोन की वैल्यू में यूज होता है डिनोमिनेटर में, x1 की वैल्यू में भी, x2 की वैल्यू में भी, x3 की वैल्यू में भी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट कर लेना है, ताकि बाकी जो अननोन की फार्मूलाज हैं x2 और x3 के, उनमें भी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू आप जो है इजीली पुट कर सकें। उसके बाद ये जो D1 है आपके पास, जो न्यूमरेटर में डिटरमिनेंट आ रहा है, इसका भी आंसर आप लोगों ने जो है अलग से सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है, और यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखें तो सोल्यूशन में जो D1 उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ये बिल्कुल वही है जो अभी मैंने आपको जो है वो लिख के यहाँ पे बताया, ये वाला D1, ठीक है। पहला कलम 3 1 2 है, दूसरा कलम 2 -2 +1 है, और तीसरा कलम आपके पास 1 -2 और -3 है। ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको लिख के बताया है। इसका मतलब यही है कि आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है कैसे आप लोगों ने डिटरमिनेंट लिखने हैं, आपको जस्ट सिमेट्री या पैटर्न को फॉलो करना आना चाहिए, ठीक है। फिर आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, D1 का जो कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट है उसका आंसर जो है अलग से फाइंड करेंगे। D1 क्योंकि एक डिटर्मिनेंट ही है 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स का, और 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो D1 की वैल्यू जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास आएगा 27। और यहाँ पे आप देख लें कि जो A1 का डिटर्मिनेंट है उसका भी डिटर्मिनेंट यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। A1 के डिटर्मिनेंट, ए के डिटर्मिनेंट का आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है, 27 ही आ रहा है। ए के डिटर्मिनेंट कहाँ से भी 27 आ रहा है, D1 कहाँ से भी 27 आ रहा है। नेक्स्ट जो फार्मूला मैंने पहले यहाँ पे लिखा था उस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले में क्या है, x1 किसके इक्वल है, x1 इज इक्वल टू है D1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे, x1 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। D1 की वैल्यू भी 27 आई है, ए के डिटर्मिनेंट के आंसर भी 27 ही आया है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता है x2 का फार्मूला क्या है। x2 का फार्मूला है आपके पास x2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट तो हम लोगों ने क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में पहले ही फाइंड आउट कर लिया, ये वाला अब ये बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब रह कौन सी चीज़ गई है फाइंड आउट करने वाली, वो D2 जो है ये फाइंड आउट करने वाला रह गया है। D2 का आंसर हम जो है वो अलग से फाइंड आउट करेंगे। D2 आपके पास किसकी इक्वल होगा, अगेन आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिमेट्री या पैटर्न को फॉलो करते हुए D2 का लिख देना आंसर। D2 आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, जितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उतनी ऑर्डर के मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट है D2 भी। तो D2 क्योंकि दूसरे अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो है लिख रहे हैं, तो जो आपके पास जो कांस्टेंट वाला कॉलम होगा इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको आप लोगों ने दूसरे नंबर पे लिख देना है, यहाँ पे 3, 1 और 2। उसके बाद बाकी जो दो कॉलम बच गए हैं, एक कॉलम पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, पहला और तीसरा कॉलम आप लोगों ने मैट्रिक्स ए से देख के लिख देना है। मैट्रिक्स ए में पहला कॉलम कौन सा है, 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 ये आपके पास पहले कॉलम की जगह आ जाएगा। और तीसरा कॉलम आपके पास क्या है, 1, -2 और 3। तो 1, -2 और -3 ये जो है आपके पास तीसरे कॉलम की जगह आ जाएगा। और ये आपके पास D2 की वैल्यू, इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ये जो आपके पास फार्मूला लिखा है यहाँ पे x2 की वैल्यू का ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको D2 की वैल्यू जो मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने D2 की वैल्यू जो अलग से फाउंड की हुई है। और D2 अगर आप कंपेयर करके देख लें जो मैंने लिखा है, दोनों को देख लें तो दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम ही है। पहला कॉलम 2, 3 और -5 है, दूसरा कॉलम 3, 1 और 2 है, और तीसरा कॉलम क्या है, 1, -2 और -3। यहाँ पे तीसरा कॉलम 1, -2 और -3 ही है। देख लें, कोई ज़बानी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या मैट्रिसेस को देखते हुए आप लोगों ने जो है वो D1, D2 और D3 की वैल्यू जो है खुद से लिख लेनी है। यहाँ पे D2 का आंसर जो अलग से फाइंड किया हुआ है, D2 का आंसर यहाँ पे उन्होंने जो फाइंड किया है वो है 0। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम D2 की वैल्यू पुट करेंगे अपने फार्मूले में, D2 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, जब D2 की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 27 आपको x2 की वैल्यू जो क्या मिल जाएगी, वो 0 मिल जाएगी। अब इसी तरह x3 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x3 का फार्मूला है आपके पास, x3 इज इक्वल टू D3 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है क्या है, D3 की वैल्यू फाइंड करनी है। D3 की वैल्यू का आप कैसे लिखेंगे, जो कांस्टेंट वाला कॉलम होगा उसको आप तीसरे नंबर पे लिख देंगे, 3, 1 और 2 को। और जो बाकी दो कॉलम होंगे वो लोगों ने मैट्रिक्स ए में जो पहले और दूसरे कॉलम आ रहे हैं उनको देख के आप लोगों ने D3 के जो है पहले और दूसरे कॉलम जो है वो लिख लेने हैं। तो ये आपके पास D3 बन जाएगा। इस D3 के डिटर्मिनेंट को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इस D3 का आंसर भी 27 ही मिलेगा। ठीक है। तो D3 का आंसर जब आपको 27 मिलेगा तो अगेन आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए x3 की वैल्यू भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x3 की वैल्यू आपको जो है 1 मिलेगी। तो ये ओवरऑल जब आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग क्रामर रूल सॉल्व किया तो आपको x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू जो है वो अगेन +1 जो मिल गई है। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं की हुई कि आप लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रामर रूल जो है तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास ये जो मैट्रिक्स ए बनता है, ये वाला जो कि कोएफिशिएंट को यूज़ करके बनता है ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी आप जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रामर रूल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाले मेथड जो है नहीं लगते। क्यों नहीं लगते, अगर आपका जो मैट्रिक्स ए है अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो जब आपको फिर ए इनवर्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इनवर्स उसी मैट्रिक्स को मिलता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब आपको मैट्रिक्स ए का इनवर्स नहीं मिलेगा। अगर आपको ए का इनवर्स नहीं मिलेगा तो आपको
आप जो है इस मेथड को यूज़ करते हुए, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह क्रैमर रूल में भी सेम ही केस है। क्रैमर रूल में भी देखें तो क्रैमर रूल का जो आप आप जो फार्मूलाज लगाते हैं, अगर आप उन फार्मूलाज को देखें तो फार्मूलाज में भी आपकी जो x1 x2 x3 है, उनमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ए का डिटर्मिनेंट ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 हो गया तो आपके पास आंसर जो है वो क्या क्या मिल जाएगा, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स कि आंसर जो है आपको नहीं मिलेगा उस केस में। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये दोनों जो है वो फेल हो जाती हैं। फिर इन मेथड्स को यूज़ करते हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल सॉल्व कर सकते हैं जिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो है 5.3, उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट आप लोगों को मैंने इवेलुएट करने वो सिखाए हुए हैं, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल में भी डिटर्मिनेंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं काफ़ी। तो ये आप लोग चाहे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है वो डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इनवर्सिस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो 2x2 के जितनी मैट्रिसेस हैं यहाँ पे उनके इनवर्सिस तो फाइंड आउट करना आसान है, क्योंकि आप उनके आप एडजॉइंट जो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3x3 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनमें से किसी भी एक मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स जो है फाइंड आउट कर लेना प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी काफ़ी है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट का मतलब यही है कि अगर एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि हर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्रैमर रूल की बात की जाए तो क्रैमर रूल्स के केस में भी आपके पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं 11 से 16 तक। तो यहाँ भी आप लोगों ने जो है फिलहाल प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन जो है लाजमी एटलीस्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर लें, दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 कर लें। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने यूजिंग क्रैमर रूल जो है वो सॉल्व करने हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो हो सके क्वेश्चन की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अभी में कुछ कमी है, या आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है सॉल्व करने में, या कुछ प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो जो बाकी क्वेश्चन फिलहाल मैंने आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं दिए करने के लिए, आप लोग खुद भी जो है अपनी मर्जी से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझ आ सके, ठीक है। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।